आज का जो चैप्टर रहेगा वो मुद्रा और साख पर रहेगा कि मुद्रा क्या होती है, साख क्या होती है। याद रखने योग्य बातें: वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तुओं के बदले मतलब सर मुद्रा वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। कहलाती है। जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति को टमाटर चाहिए और किसी व्यक्ति को आलू चाहिए, तो दोनों व्यक्तियों को वस्तुओं की आवश्यकता है। तो जिसके पास ज़्यादा टमाटर है वो आलू वाले को टमाटर दे देगा, और जिसके पास में आलू ज़्यादा है वो टमाटर वाले को आलू प्रदान कर देगा। मतलब ये एक होता है दोहरा संयोग वाली प्रक्रिया। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति के पास में टमाटर हैं और दूसरे व्यक्ति के पास में आलू हैं, टमाटर ज़्यादा है किसी व्यक्ति के पास में, वो कहता है कि यार मेरे से टमाटर ले लो और मुझे आलू दे दो। लेकिन जो आलू देने वाला व्यक्ति है वो कहता है कि भाई मुझे टमाटरों की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं टमाटर तो नहीं दे सकता, मैं आलू तो दे सकता हूँ लेकिन मैं टमाटर ले नहीं सकता। तो इससे क्या होगी कि उसे आलू खरीदने में दिक्कत होगी, वो फिर ढूंढेगा कि यार टमाटर कौन लेगा और आलू मुझे कौन देगा। तो इस प्रक्रिया का समाधान, इस समस्या का समाधान करने के लिए मुद्रा का चलन आ गया। फिर मुद्रा आपने दी, आपने 5 रुपए दिए, आपने 10 रुपए दिए और आलू ले लिए, आपने 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, आपने टमाटर ले लिए। तो ये मुद्रा से इस समस्या का समाधान हो गया, दोहरे संयोग वाले मार्केट का। फिर इसके बाद में आधुनिक मुद्रा के रूप कौन कौन से हैं। आधुनिक रूप में मुद्रा किस प्रकार से, कौन कौन सी मुद्रा चलन में है। सबसे पहले देखें तो हम सिक्के। आधुनिक रूप में जो मुद्रा के रूप प्रचलित है वो है सिक्के हैं, फिर कागज के नोट हैं। सिक्के हो गए, कागज के नोट हो गए, फिर होगा चेक। चेक जो बैंक की देखो चेक बुक से काट के चेक और देते सर हैं। डिजिटल डिजिटल हाँ, मुद्रा। चेक, चेक हो गया। चेक तो कागजी मुद्रा है। सिक्के और कागज के नोट और चेक, ये सारे तो कागजी मुद्रा है। फिर ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये दोनों जो चीज है ये होती है प्लास्टिक मुद्रा। यानी कि आपके पास में प्लास्टिक कार्ड अवेलेबल है, आप उसके माध्यम से भुगतान करते हैं। तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा हो गई। फिर इसके बाद में आता है यूपीआई, यानी कि जो फोन पे का इस्तेमाल करते हैं हम, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हो गए डिजिटल मुद्रा, कि इससे हम डायरेक्ट अकाउंट में भेज सकते हैं। और एक आता है मोबाइल एवं नेट बैंकिंग। मोबाइल और नेट बैंकिंग भी एक प्रकार से मुद्रा विनिमय का एक प्रकार है। इसमें नेट बैंकिंग के माध्यम से हम कोई लेन देन करते हैं तो वो सेफ होता है, सिक्योर सिक्योर होता है। इसके बाद में आता है मुद्रा जारी करना, यानी कि मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है। तो मुद्रा जारी करने का जो कार्य करता है वो करता है रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। और भारत में जो रिजर्व बैंक है वो मुद्रा जारी भी करती है, साथ में बैंकों के ऊपर कंट्रोल भी रखती है, निरीक्षण भी करती है। अब इसमें बताया गया है कि रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। तो रिजर्व बैंक के कार्य होते हैं मुद्रा जारी करना, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। फिर ब्याज की दरों को निर्धारित करना। रिजर्व बैंक के द्वारा ही ब्याज की जो दर होती है कि ब्याज 8% लिया जाएगा। कोई लोन दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, तो उस पर कितना आप इंटरेस्ट ले सकते हो उसका निर्धारण भी रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। बैंकों की कुछ राशि का नगद संचय करना, यानी कि कोई भी बैंक है वो जब शुरू होती है तो उसमें एक फंड रखा जाता है, जिसके माध्यम से ये निर्धारित किया जाता है कि भाई आप अगर नया बैंक ओपन कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए तो हमेशा रहने चाहिए, ताकि आप लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। आपके ऊपर कोई भार हो तो उस टाइम पे आप
उसका सॉल्यूशन कर सके। साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। ये होता है ऋणदाता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो वो एक विश्वास के ऊपर देता है कि ये व्यक्ति वापस मुझे रिफंड कर देगा, या भविष्य में मुझे ये उधार जो दिए हैं, जो ऋण जिस दर पर मैंने इसको उधार दिए हैं वो दर के आधार पर मुझे मेरा पेमेंट रिटर्न कर देगा। फिर आता है साख संपत्ति के रूप में। त्योहारों के दौरान जूतों निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह एक अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसके बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है। उसके बाद वह व्यापारी से कुछ उधार लेता है और महीने के अंत तक वह आदेश पूरा कर पाता है, अच्छा लाभ कमाता है और उसने जो भी उधार लिया था उसका भुगतान कर देता है। ये एक तरीके से देखा होगा आपने, ये इसमें एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, किसी व्यक्ति ने उसको आदेश दिया कि भाई हम जो अपन जो दुकान कर रहे हैं, इस दुकान हमें दुकानदारों ने उनको आदेश दिया कि भाई हमें ना आप 1,000 शूज की जो जोड़ी है वो देनी है, आपको 1,000 हमें शूज देने हैं आपको, आप बताओ कितने दिन में तैयार करके हमें दे दोगे। तो उसने कहा कि भाई मैं 1 महीने में आपको तैयार करके दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने वो क्या करता है, फिर उसके पास पैसे कहाँ है भाई 1,000 जूते का वो निर्माण कर सके, उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो वो फिर क्या करता है, जिन व्यक्तियों को वो सप्लाई करेगा उन व्यक्तियों से वो कुछ परसेंट पैसे ले लेता है कि भाई आप एडवांस में एक काम करो, 20%, 30% आप एडवांस में जमा करा दो और मैं आपको 1 महीने में पेमेंट दे दूंगा। तो वो 30% पेमेंट ले लेता है उनसे। फिर उसके बाद में जो कच्चा माल उसको चाहिए उन व्यक्तियों को वो आदेश देता है कि भाई मुझे शूज बनाने के लिए चमड़ा चाहिए। तो वो चमड़े वाले को आदेश दे देता है कि भाई मुझे इतना चमड़ा चाहिए 2 दिन के अंदर अंदर। तो वो बोलता है कि ठीक है मिल जाएगा। फिर वो बोलता है कि भाई मैं तुझे जितना चमड़ा तूने दिया है उसका मैं 10% पेमेंट तो अब कर रहा हूँ, और बाकी का पेमेंट या 10%, 20% जितना भी कर सकता हो उसकी क्षमता के अनुसार, भाई वो बोल दे कि 40% पेमेंट मैं अब कर रहा हूँ और बाकी 60% पेमेंट मैं 1 महीने बाद करूँगा, जब मेरा काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई 1 महीने बाद कर दियो। तो ये क्या करते हैं, ये उधार रखना, एडवांस देना, ये एक तरीके से विश्वास होता है। फिर उसने चमड़े वाले से भी ले लिए, चमड़ा ले लिया और उसको 40% पेमेंट दे दिया। इसके बाद उसने मजदूरों को काम पे लगा लिया। अब मजदूरों को काम पे लगाया तो उसने अतिरिक्त मजदूर और बुला लिए और उनसे कहा कि भाई महीना हो जाएगा उस टाइम पे मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। फिर 1 महीने में उसने शूज बना लिए सारे और जिन दुकानदारों को सप्लाई करना था उनको सप्लाई कर दिए। अब जैसे ही उसने सप्लाई करी तो दुकानदारों ने बाकी पेमेंट दे दिया। तो जैसे ही उन्होंने बाकी पेमेंट दिया उनका विश्वास और बढ़ गया। फिर उसने क्या किया, उसके पास जो पेमेंट आया था उससे चमड़े वाले का इस्तेमाल कर दिया और मजदूरों को दे दिया, उसने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ऐसे ना बिजनेस चलाते हैं। ये एक होता है साख संपत्ति के रूप में कार्य करना, कि भाई एक विश्वास के तौर पर हम आपको कोई चीज़ उधार दे रहे हैं, लेकिन उसी विश्वास के तौर पर आप जिस टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अंतर्गत आप भुगतान कर देते हो। तो मतलब ये एक प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। एक आता है साख ऋण जाल के रूप में। ऋण जाल का मतलब होता है कि भाई कोई आदमी फंस जाता है, काम नहीं हो पाता है, तो वो किस प्रकार से निपटता है, उसका भरपाई किस प्रकार करता है। जैसे कि एक किसान स्वप्ना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है। मतलब एक महिला होती है स्वप्ना जो खेती करती है, वो एक साहूकार से उधार लेती है खेती के कार्यों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती है और ऋण ब्याज के साथ बढ़ जाता है। तो वो किस में फंस जाती है, फिर ऋण के जाल में फंस जाती है। किसानों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। देखो ऊपर जो व्यक्ति काम कर रहा है ना,
उसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, कोई प्राकृतिक प्रकोप के माध्यम से उसका नुकसान नहीं होता है। बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए, कोई कंपनी में आग लग जाए या फिर कोई भूकंप से बिल्डिंग ढह जाए, वो एक अलग बात होती है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान नहीं होता है। लेकिन किसानों के साथ होता है। किसान साहूकार से पैसे ले लिए, बैंकों से ले लिए, वो बैंकों से भी ऋण ले लेते हैं, बैंकों से ऋण लिए, उन्होंने खेती में बीज डाला, सिंचाई करी और कटाई करी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उनको अच्छी कीमत नहीं मिली, और जितनी कीमत उनको मिली उससे ज़्यादा तो उनकी लागत लग गई। अब वो लागत वालों को पेमेंट करेगा या जो साहूकार या बैंक से ऋण लिया था उनको पेमेंट करेगा? तो वो एक व्यक्ति को पेमेंट कर सकता है, बाकी को वो उधार रखेगा। फिर उसकी उधार ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और वो ब्याज भी जमा नहीं करा पाता। तो इस समस्या में वो ग्रसित हो जाता है और इस समस्या को कहते हैं ऋण जाल। इस ऋण जाल में हमारे भारतीय किसान सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। फिर आता है समर्थक ऋणदार। समर्थक ऋणदार, उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता के समर्थक ऋणदार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण राशि की वसूल कर सके। ये परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण राशि को वसूल कर सके। ये परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणधार कहलाती हैं। कहने का मतलब होता है समर्थक ऋणधार। समर्थक ऋणधार का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति से, आप कोई दोस्त है, आप दोस्त से पैसे लेते हो, भाई साहब है ना, मुझे ना 5,000 की जरूरत है यार, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे कोई भी काम है, मतलब अर्जेंट काम है, कोई दोस्त से आपने मांग लिए। दोस्त ने कहा यार ये व्यक्ति दे सकता है वापस, रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये रिटर्न देगा तो ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, तो एक फिर उससे कहते हैं कि यार तू दे तो देगा, लेकिन एक बात बता मुझे, कितने दिन में देगा? उसने कहा यार मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा। तो वो व्यक्ति फिर कहता है यार 1 महीने में तू वापस करेगा ना, तो एक काम कर, तेरे पास ये मोबाइल है ना, हाँ, दूसरा वाला, इसको मेरे को दे दे 1 महीने तक है, और जब तू पेमेंट कर देगा तब ये वापस ले जाना। तो उसने क्या किया, व्यक्ति ने, बोलो भाई, उसको अगर नीड है, सच में नीड है, तो वे व्यक्ति उसका मोबाइल दे देगा और कहेगा कि यार ठीक है तू ये मोबाइल रख और मैं ये पैसे तू मेरे को दे, और जब मेरे पास आ जाएंगे मैं तेरे को दे दूंगा, मोबाइल ले जाऊंगा। तो ऐसे करते हैं बहुत सारे समर्थक ऋणदार। फिर जैसे ही वो व्यक्ति का काम कंप्लीट हुआ, उसने 5,000 रुपये वापस रिटर्न कर दिए, उसने उसका मोबाइल वापस रिटर्न कर दिया। गलती से यदि वो 5,000 रुपये रिटर्न नहीं करता है, तो वो दो जो व्यक्ति ने 5,000 रुपये दिए थे, वो व्यक्ति उस मोबाइल को बेचकर अपने जो 5,000 रुपये दिए थे वो उससे प्राप्त कर लेता है। ऐसे में जो किसान होते हैं वो बैंकों से जो ऋण लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी भूमि पर ऋण लेते हैं, अपनी जमीन पर ऋण लेते हैं कि भाई बैंकों में वो गिरवी रखते हैं जमीन को। तो जैसे ही उन्होंने बैंक में जमीन को गिरवी रख दिया, ठीक है साहब, गिरवी रख दिया, गिरवी रखने के बाद में वो क्या करते हैं कि बैंक से ऋण ले लेते हैं और बैंक उन्हें ऋण दे देता है, लेकिन फसल खराब हो गई, बरसात नहीं हुई और अकाल पड़ गया, तो उसको फसल प्राप्त नहीं हुई, तो उसके वो ऋण कहाँ से चुकाएगा? तो फिर क्या करता है, धीरे धीरे जो बैंक होती है ना, उनकी जो जमीन होती है उनको जब्त कर लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को बेचकर वो अपने पैसे वसूल कर लेते हैं। तो ये ऐसे काम करते हैं। बहुत सी महिलाएं होती हैं, बहुत से घर होते हैं, पास जमीन नहीं होती, तो वो गोल्ड लोन ले लेते हैं, यानी कि अपना जेवर गिरवी रख देते हैं बैंकों के पास में। किसान अपने मकान पर या पशु पर भी लोन लेते हैं और ये सारी चीजें जमा करा देते हैं बैंक में। जैसे पशु है उसको बैंक में जमा नहीं करा सकते, लेकिन जो पशु पर लोन लेते हैं ना, वो ऐसे लेते हैं कि एक पशु है जिस पे लोन लेना है, तो उसके जो कान होते हैं ना, कान, उस कान में एक, ये सर एक टोकन जैसा लगा दिया जाता है वो हाँ, चुनने एक के। टोकन सा लगा दिया जाता है, जिससे वो कोई भी व्यक्ति उस पशु को बेच नहीं सकता। कोई सामने वाला लेगा भी नहीं, वो बोल देगा यार इस पे तो तूने लोन ले रखा है, मैं तो इसको नहीं लूंगा। तो वो टोकन सा जो लगा रखा है ना, वो एक तरीके से ये मान के चलो कि वो भैंस गिरवी है बैंक में। तो ये होता है समर्थक ऋणदार। आपको ये जो समर्थक ऋणदार क्या होते हैं और साख ऋणजाल के रूप में क्या होते हैं, साख संपत्ति के रूप में क्या होते हैं, ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में आता है साख की शर्तें। शर्तें क्या क्या होती हैं? जैसे ब्याज की दरें। कोई भी व्यक्ति अगर उधार दे रहा है तो वो कहेगा भाई मैं तो 2% ब्याज लूंगा, मैं 20% ब्याज लूंगा, मैं
2.5% ब्याज लूंगा। ऐसा ये फिर साफ होता है ब्याज होता है हाँ, इसका। समर्थक ऋणधार। आपका समर्थक कौन है, समर्थन कौन कर रहा है, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए। तीसरा होता है आवश्यक दस्तावेज। कोई भी व्यक्ति अगर ऋण लेता है बैंक से तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी पड़ती है। भुगतान की प्रक्रिया, आप भुगतान कब करोगे, कितने दिन में करोगे, कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें होती हैं साख की शर्तें। स्वयं सहायता समूह का मूल विचार है कि ग्रामीण गरीबों खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाए और उनकी बचत को एकत्र किया जाए। एक स्वयं सहायता समूह होता है जिसके माध्यम से जो महिलाएं होती है ना, उन्हें क्या कर दिया जाता है, उनको ऋण दिया जाता है और साथ में उनसे फिर महीने की महीने एक किस्त ली जाती है एक तरीके से कि भाई आप एक काम करो, आपको हम 1 लाख रुपए का लोन दे देंगे लेकिन आप महीने के महीने हमें 1,000 रुपए मैंने जमा कर दिया करो। तो उसने कहा कि ठीक है भाई साहब, हम 1,000 रुपये जमा तो करा देंगे, आप 1 लाख रुपए दे दो हमको। तो ये होती है स्वयं सहायता समूह। तो ये कहता है कि स्वयं सहायता समूह के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले होता है सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना। सबसे पहले तो जो भी सदस्य स्वयं सहायता समूह में एक जुड़ेंगे इसमें तो वो भी क्या जोड़ रखी करेंगे, है। जैसे 20 महिलाएं होंगी तो 20 महिलाएं यदि मान लेते हैं हर महीने, तो उसमें से एक लीडर होगी। हाँ, 20 महिलाएं होती हैं तो हर हर महिला मान लेते हैं कि 1,000 रुपये प्रदान करती है, 1,000 रुपये जमा कराती है। तो 20 महिलाओं के हो जाते हैं 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये हो गए, लेकिन वो जमा हो गए, 1 महीने के जमा हो गए, फिर अगले 2 महीने के जमा हो गए, फिर 3 महीने के जमा हो गए। ऐसे अगर मान लेते हैं कि 5 महीने के जमा होते ही वो कितने हो जाते हैं, 1 लाख रुपए हो जाते हैं। अब 1 लाख रुपए हो गए 5 महीने के, तो 5 महीने बाद कोई व्यक्ति कहेगा कि यार ना मुझे ना इस स्वयं सहायता समूह से 50,000 रुपये चाहिए। कोई भी व्यक्ति बोल देता है तो उसको 50,000 रुपये दे देते हैं। सबसे ना कम उस पे परसेंटेज पे मिलता है। हाँ जैसे हाँ, कोई दो परसेंटेज। परसेंट पे दिला तो वो समूह 1% पे दे सकता है लोन। हाँ जो भी है, पर वो मतलब ऐसे लोन उसको दे देते हैं, उसकी आवश्यकताओं की वहां से पूर्ति हो जाती है धीरे धीरे, और फिर उसको जो महीने के महीने वो पेमेंट करता है उसमें से वो कट भी जाता है। तो ये होता है, एक तो सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, बिना समर्थन ऋणदार के ऋण देना, यानी कि कोई भी समर्थन की जरूरत नहीं होती है इसमें और उसको ऋण मिल जाता है। कम ब्याज दर पर ऋण देना, बहुत कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को मंच देना, यानी कि कोई भी समस्या होती है घर परिवार में या अपने समाज में, उस पर सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो उस पर चर्चा करने का उनको एक अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है। और ग्रामीण निर्धन विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना, ये स्वयं सहायता समूह विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया गया है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके, मुद्रा और साख के। इसके अलावा इसमें आते हैं भाई 1 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों को तो हम बाद में हल करेंगे। पहले एक बार और तुम ये देख लो कि जो साख की शर्तें होती हैं, तो शर्तें कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले ब्याज की दर निर्धारित की जाएगी। समर्थन ऋणधार आप क्या रख रहे हो बैंक में गिरवी, आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करना, और भुगतान की प्रक्रिया आप किस प्रकार से करोगे वो, ये तो होगी साख की शर्तें। समर्थक ऋणदार, कोई भी व्यक्ति उधार ले रहा है तो वो गिरवी क्या रख रहा है बैंक के अंदर, कृषि भूमि रख रहा है, जेवर रख रहा है, मकान रख रहा है, पशु रख रहा है, क्या रख रहा है, तो वो होता है समर्थक ऋणधार। ऋण जाल क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ऋण लेता है और वो टाइम पर अच्छे उत्पादन ना होने के कारण या कृषि अच्छी फसल नहीं होने के कारण वो ऋण जमा नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। साख संपत्ति के रूप में कि कोई व्यक्ति विश्वास के तौर पर उधार या एडवांस में पेमेंट ले लेता है और उसको टाइम पर वापस जमा करा देता है और उसको टाइम पर वस्तुओं की उपलब्धता करवा देता है, तो वो कहलाती है साख संपत्ति के रूप में। इसके बाद में एक आता है कि रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं। तो रिजर्व बैंक के कार्य होते हैं मुद्रा जारी करना, बैंक या स्वयं सहायता समूह को कार्य प्रणाली पर नजर रखना, ब्याज की दरों का निर्धारण करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, बैंकों की कुछ राशि का नगद संचय करना, ये होता है रिजर्व बैंक का कार्य। फिर आते हैं मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुद्रा के प्रकार कागज के नोट हो गए, सिक्के हो गए, चेक हो गए।
फिर आता है, ये तो हो गए, फिर आता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग। ये सारी चीज़ें मुद्रा के आधुनिक रूप हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो अभी भी कागज़ के नोट हैं, लेकिन धीरे धीरे यूपीआई और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी हो रहा है।